हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं और हर व्यक्ति के लिए इसको समझना अच्छे से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आता है चैप्टर 2 के अंडर में। ठीक है। सो अगर बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमें जाननी हो कि पार्लियामेंट क्या है या फिर पार्लियामेंट कैसे बनता है, पार्लियामेंट के क्या क्या अंग हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिल करके पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम जब फर्स्ट सेक्शन इसका फर्स्ट आर्टिकल हम इसका देखते हैं, तो फर्स्ट आर्टिकल है 79। आर्टिकल 79 में बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, मतलब ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बनेगा। सो इसमें कहा जा रहा है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन। यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट होगा विच शैल कंसिस्ट, जिसमें कंसिस्ट करेंगे प्रेसिडेंट और टू हाउसेस। अब टू हाउसेस कौन कौन से हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट को हम राज्यसभा बोल देते हैं और हाउस ऑफ पीपल को हम लोकसभा बोल देते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड आर्टिकल हमारा इस चैप्टर का, जो कि है आर्टिकल 80। तो 80 में क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। इसमें बात की जा रही है राज्यसभा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे लिए जानना जरूरी है उन चीज़ों के बारे में। सो इसमें कहा जा रहा है द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यसभा है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? तो 12 मेंबर रहेंगे जिनको कि नॉमिनेट किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3, जो क्लॉज 3 में प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो 12 मेंबर ये हो गए। और बी में कहा जा रहा है नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। तो 238 जो होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स लिए जाएंगे। ठीक है। एंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दोनों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव लिए जाएंगे यहाँ पर, जो स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद आता है क्लॉज 2। इसमें कहा जा रहा है कि जो सीट्स होंगी राज्यसभा की, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, उनका अलोकेशन किस हिसाब से किया जाएगा। सो इसमें कहा जा रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होंगे या फिर यूनियन टेरिटरी होंगे, उनको सीट्स दी जाएंगी इन अकॉर्डेंस विथ फोर्थ शेड्यूल। मतलब जो फोर्थ शेड्यूल में चीज़ें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग रह करके यहाँ पर सीटों का अलोकेशन होगा। अब हम अगर देखें कि फोर्थ शेड्यूल में प्रॉपरली क्या दिया हुआ है, तो फोर्थ शेड्यूल में स्टेट वाइज सीट और यूनियन टेरिटरी वाइज सीट्स जो हैं वो बताई गई हैं। इसके बाद आता है सबसेक्शन 3, क्लॉज 3। सो क्लॉज 3 में बात की जा रही है। देखिए, क्लॉज 3 में कहा जा रहा है, अभी हमने ए में पढ़ा था कि जो 12 मेंबर्स होंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट। सो इसमें कहा जा रहा है कि जब नॉमिनेट किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट उन 12 मेंबर्स को, ठीक है, तो उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस किस को शामिल किया जाएगा, उसके बारे में बात की जा रही है। सो इसमें कहा जा रहा है जिन भी व्यक्तियों को स्पेशल नॉलेज होगी या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स, किन किन चीज़ों में? स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विसेज में। तो इन 4 फील्ड्स में अगर उनको स्पेशल नॉलेज है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो वो लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट एज अ राज्यसभा मेंबर। इसके बाद क्लॉज 4 में कहा जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हर एक स्टेट के इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, उन व्यक्तियों को इलेक्ट किया जाएगा बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाएगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा। और जो इलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है या फिर मैनर है, वो होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
इसके बाद आता है क्लॉज 5। क्लॉज 5 में बात की जाती है, देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो 4 में हमने देख लिया कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट कैसे चूज किए जाएंगे। वहीं पर जब हमने अभी ऊपर देखा था कि 238 मेंबर्स होंगे जो कि स्टेट से भी होंगे, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी से भी होंगे। तो स्टेट वाला तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन यूनियन टेरिटरी वाले जो लोग हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है 5 में कि जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनियन टेरिटरीज के राज्यसभा के, उनको चूज किया जाएगा उस मैनर से जो कि पार्लियामेंट बाय लॉ वहां पर प्रिस्क्राइब कर दे। सो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा एक राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए और राज्यसभा को राज्यसभा बनाने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, जो कि है आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 में बताया जा रहा है कि जो हाउस ऑफ पीपल है, जिसको हम लोकसभा भी कह सकते हैं, उसको किस प्रकार से बनाया जाएगा, ठीक है। सो इसमें कहा जाता है क्लॉज 1 में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 331। तो आर्टिकल 331 के अंडर में रहते हुए हाउस ऑफ पीपल जो होगा, उसमें क्या क्या चीजें कंसिस्ट करेंगी, उस चीजों के बारे में बताया गया है। इसमें सब क्लॉज ए में कहा जा रहा है, नॉट मोर देन 530 मेंबर्स chosen directly by the election from the territorial constituencies in the state। तो 530 लोगों को हमने स्टेट से बाय डायरेक्ट इलेक्शन ले लिया, और यहाँ पर हमने 20 पीपल को ले लिया बाय यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जो भी मैनर बताया जाएगा पार्लियामेंट का लॉ के द्वारा, उस मैनर में, ठीक है। इसके बाद आता है क्लॉज 2, फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज ए। जो सब क्लॉज ए में हम बात कर रहे हैं 530 लोगों के बारे में, ठीक है, उनके बारे में क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। इसमें कहा जा रहा है, देयर शैल बी अलॉटेड ईच स्टेट अ नंबर ऑफ सीट। तो हर एक स्टेट को नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की जाएंगी फॉर द हाउस ऑफ पीपल के लिए, और उनका जो मैनर होगा वो इस प्रकार का होगा कि उसका जो रेशियो है उन सीट्स का और उस पॉपुलेशन का ऐसा बना रहे कि वो हर एक स्टेट के लिए सेम होना चाहिए। जो रेशियो हो पॉपुलेशन और सीट्स का वो सेम होना चाहिए हर एक स्टेट के लिए। इसके बाद सब क्लॉज बी में कहा जाता है, ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो हर एक स्टेट है उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाएगा। मतलब जैसे कोई भी स्टेट है उसमें ऐसे 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 सारे एरियाज को डिवाइड किया जाएगा, और ये जो डिवीजन होगा उनका जो रेशियो है पॉपुलेशन का और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी सीट्स दी गई हैं उनके नंबर्स का, वो जो है वो सेम होना चाहिए थ्रू आउट द स्टेट। मतलब इसके बीच में और इसके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम रेशियो होना चाहिए। इसके बाद प्रोवाइजो में कहा जा रहा है, देखिए, provided that the provision of subclause A of this clause shall not be applicable for the purpose of allotment of seat in the House of People to any state as long as population of state does not exceed 6 million। सो इसमें कहा जा रहा है, जो सबसेक्शन ए है वो अलॉटमेंट ऑफ सीट के लिए तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक जो पॉपुलेशन है वो 6 मिलियन हिट ना कर जाए। इसके बाद सब क्लॉज बी को देख लिया हम। क्लॉज आता है हमारा 3, जिसमें कहा जा रहा है, इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन। तो जो हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन कब की पॉपुलेशन। सो इसमें बात की जा रही है वो पॉपुलेशन होगी लास्ट प्रेसीडिंग सेंसस की, विच द रेलेवेंट फिगर हैज बीन पब्लिश। जहां पर रेलेवेंट जो फिगर्स हैं उनको पब्लिश किया गया है, जो लास्ट प्रेसिडिंग सेंसस हुआ था उसके पॉपुलेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसके बाद आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में कहा जा रहा है, प्रोवाइडेड दैट द रेफरेंस इन द क्लॉज to the last preceding census of which the relevant figure has been published until the relevant figures for the first census taken after year 2026 has been published। तो इसमें कहा जा रहा है कि लास्ट प्रेसिडिंग सेंसस जो है वो हम लेंगे जब तक फर्स्ट जो सेंसस है आफ्टर 2026 वो पब्लिश ना हो जाए। इसके बाद कहा जा रहा है क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के लिए जो हम बात कर रहे हैं
वहाँ पर हम सेंसस 1971 के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो सेंसस हैं उनको फ्रीजिंग इफेक्ट दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1971 के बारे में बात कर रहे हैं जब हम अलोकेशन ऑफ सीट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं टेरिटोरियल के बारे में तो वहाँ पर हम ले रहे हैं 2001 का सेंसस। और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो लास्ट प्रेसिडेंट सेंसस की बात करते हैं। तीनों चीजें आपको क्लियर हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, आर्टिकल। मेरे मुंह से बार बार सेक्शन निकल जाता है क्योंकि हम आमतौर पर सेक्शंस पढ़ते हैं, बट अभी हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। सो अगर कहीं निकला हो तो आप प्लीज उसको आर्टिकल समझिएगा। तो आता है हमारा आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि जब सेंसस कंप्लीट हो जाएगा और जो सीट्स अलॉट की जाएंगी टू द हाउस ऑफ पीपल और जो टेरिटोरियल डिवीजन होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का उसको रीएडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। और रीएडजस्ट ऐसी अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा जो कि पार्लियामेंट बाय लॉ वहां पर डिटरमाइन कर देगा। इसके बाद प्रोवाइजो में कहा जा रहा है कि जो ये रीएडजस्टमेंट हुआ है ये चीज अफेक्ट नहीं डालेगी रिप्रेजेंटेशन पर हाउस ऑफ पीपल के। कब तक अफेक्ट नहीं डालेगी? जब तक हाउस ऑफ पीपल वहां पर डिसॉल्व ना हो जाए। जब तक वो डिसॉल्व नहीं होगा तब तक कोई अफेक्ट नहीं डालेगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोवाइजो जिसमें कहा जा रहा है फर्दर प्रोवाइडेड जो रीएडजस्टमेंट है वो उस डेट से अफेक्ट में आएगा या उस डेट से एक्शन में आएगा जो डेट प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर स्पेसिफाई कर देगा। और जब तक ये अफेक्ट में नहीं आता है, जब तक वो डेट नहीं आती है, तब तक इलेक्शन ऑफ हाउसेस उस तर्ज पर होंगे जो कि एग्जिस्टिंग सेंसस था या एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनके तर्ज पर। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोवाइजो जिसमें कहा जा रहा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट until the relevant figures for the first census take effect after the year 2026 has been published, it shall not be necessary to readjust। जब तक 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस है वो पब्लिश ना हो जाए, उसके रेलेवेंट फिगर्स पब्लिश ना हो जाएं, तब तक ज़रूरी नहीं है रीएडजस्ट करना फॉर द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल। तब तक जो सेंसस है हमारा 1971 का वही अफेक्ट में रहेगा। और इसके बाद सेकंड में कहा जा रहा है कि जो डिवीज़न है स्टेट का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वो भी हम 2001 का ही लेके चलेंगे, उसको भी रीएडजस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि रेलेवेंट फिगर वहां पर पब्लिश नहीं हो जाता। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 83। तो आर्टिकल 83 में बात की जा रही है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सो इसमें जो लोकसभा है और राज्यसभा है उनकी क्या ड्यूरेशन होगी उसके बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट क्लॉज में कहा जा रहा है द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है दैट मीन्स जो राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि 1/3 जो मेंबर्स हैं इसके वो हर 2 साल में वहां पर रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद क्लॉज 2 में कहा जाता है जो हाउस ऑफ पीपल है जब तक वो कभी पहले डिसॉल्व ना हो जाए वो कंटिन्यू करेगी फॉर 5 years। मतलब 5 years तक वो एग्जिस्टेंस में रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। कब से देखेंगे हम? फर्स्ट मीटिंग की डेट से देखेंगे। एंड नो लॉन्गर एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 5 years शैल बी ऑपरेट एज डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। इसमें आगे कहा जा रहा है कि अगर 5 साल निकल भी जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 5 साल निकल गए तो ये एक्ट ऐसे करेगा कि जैसे वो डिसॉल्व हो गया हो। 5 साल के बाद जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक वो एग्जिस्टेंस में रहेगा, तब तक हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व नहीं होगा। वहीं पर प्रोवाइजो में कहा जा रहा है कि अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो जाए, मतलब इमरजेंसी लगा दी जाए और ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि वहां पर एक्सटेंड करना पार्लियामेंट को ज़रूरी हो जाता है, तो वहां पर कहा जा रहा है एक्सीड नहीं किया जाएगा 1 year एट अ टाइम और नॉट एक्सीडिंग इन केस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज बीन सीज टू ऑपरेट। मतलब एक बार में 1 साल तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो
और जब वो सीज हो जाए मतलब इमरजेंसी जब हट जाएगी तब 6 महीने तक वो अपने एक्सटेंड की जा सकती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में बात की जा रही है क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी उसके बारे में है ये। सो इसमें कहा जा रहा है अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल द सीट इन द पार्लियामेंट। एक व्यक्ति तब तक क्वालिफाइड नहीं होगा पार्लियामेंट में सीट फिल करने के लिए अनलेस जब तक कि वो व्यक्ति एक इंडियन सिटीजन नहीं है और ओथ मेक नहीं कर देता या सब्सक्राइब नहीं कर देता किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको अथोराइज किया गया हो बाय इलेक्शन कमीशन, और ओथ थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग वहां पर ली जाएगी। इसके बाद सब क्लॉज बी में कहा जा रहा है in the case of seat of the house of council of state not less than 30 year of age, and in case of seat of the house of people not less than 25 years of age। सो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप एज अ राज्यसभा के मेंबर जा रहे हैं तो आपको 30 साल की उम्र, और अगर आप लोकसभा के मेंबर्स जा रहे हैं तो आपको 25 ईयर्स की एज का होना जरूरी है और इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है। और इसके बाद कहा जाता है सब क्लॉज सी में कि अगर कोई और क्वालिफिकेशन इसमें बताया गया है वो किसी पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना करके वहां पर बताया जा सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में बात की जा रही है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। सो इसमें कहा जा रहा है सब समन के बारे में कि कैसे पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं उनको समन किया जाए। सो इसमें कहा जा रहा है क्लॉज 1 में कि जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टू टाइम समन करेगा फॉर द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस। जो भी वो टाइम बता देगा और जो भी जगह बताएंगे जो भी उन्हें सही लगती है उचित लगती है उस पर वो मिलने के लिए समन कर सकते हैं फॉर द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन वहीं पर इसमें कहा जा रहा है कि जो 6 महीने हैं वो इंटरवीन नहीं करने चाहिए। 6 महीने कब इंटरवीन नहीं करने चाहिए? लास्ट सिटिंग में ऑफ वन सेशन एंड डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ नेक्स्ट सेशन। ठीक है। इसके बाद क्लॉज 2 में कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम प्रोरोग कर सकता है बोथ हाउसेज और आइदर हाउस को, और डिसॉल्व कर सकता है हाउस ऑफ पीपल को। तो ये प्रोरोगेशन कब कब होगा? सेशन एंड पर हो सकता है, बिल पेंडिंग हो सकता है तब, और जब डिसोल्यूशन की बात करते हैं हम हाउस ऑफ पीपल के तो डिसॉल्व केवल लोकसभा होगी, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 86, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउसेस। देखिए जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट से बड़ा तो नहीं होता लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, तो उसके नाते इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट क्लॉज में कि प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस कर सकता है आइदर हाउस को या फिर दोनों हाउसेस को कि आप एक साथ टुगेदर असेंबल करें, और उसके लिए वो अटेंडेंस रिक्वायर कर सकता है सभी मेंबर्स की। इसके बाद आता है क्लॉज 2 जिसमें कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट सेंड कर सकता है मैसेज टू द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वो किसी बिल के संदर्भ में भी हो सकता है जो कि पेंडिंग है पार्लियामेंट में, और अदरवाइज भी हो सकता है। और जब ऐसा कोई मैसेज भेजा जाएगा तो वो कंसिडर करना उस हाउस के द्वारा वहां पर जरूरी है, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है एंड द हाउस टू विच एनी मैसेज इज सो सेंट शेल विथ ऑल द कन्वीनियंट dispatch and consider any matter required by the message to be taken into consideration। तो जो भी वहां पर रिक्वायर किया जा रहा है उस मैसेज में उसको वहां पर कंसिडर किया जाएगा। अब आता है 87 जिसमें बात की जा रही है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट क्लॉज में एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, जब फर्स्ट सेशन शुरू होता है एक जनरल इलेक्शन के बाद, मतलब एक नया लोकसभा बना है उसका फर्स्ट सेशन शुरू हो रहा है तब, और कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, और हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है तब,
जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करेगा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को जो कि असेंबल हुए हैं टुगेदर साथ में, और इन्फॉर्म करेगा पार्लियामेंट को कि उसने उन्हें क्यों समन किया है, मतलब उन कॉजेस के बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। और ये इन्फॉर्म करने की जो ड्यूटी है वो एक मैंडेटरी ड्यूटी है। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का एजेंडा है, लेजिस्लेटिव रोड मैप है, सारी चीजें डिस्कस की जाती, और जो प्रोविजंस हैं वो बाय रूल वहाँ पर रेगुलेट किए जाएंगे कि क्या प्रोसीजर रहेगा फॉर द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द टाइम, के जो भी चीजें डिस्कस होनी है वहाँ पर उनके लिए क्या क्या कैसे कैसे टाइम रहेगा, वो सारी चीजें वहाँ पर एज अ रूल बता दी जाएंगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में बात की जाती है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउस। सो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो हर एक मिनिस्टर, ठीक है, एवरी मिनिस्टर और जो भी अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के, उनके पास राइट टू स्पीक होगा, ठीक है, इन और अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईच हाउस, मतलब वो पार्ट ले सकते हैं दोनों हाउसेस में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, एंड एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी जॉइंट सिटिंग में भी, किसी भी कमिटी में भी, जिसमें भी उन्हें एज अ मेंबर नेम किया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो एंटाइटल नहीं होंगे वोट देने के लिए वहां पर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसमें हमने देखा कि पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगा, पार्लियामेंट के हाउसेस जो हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, और पार्लियामेंट में कौन कौन से हाउसेस और कौन कौन लोग कंसिस्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मज़ेदार लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।